हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट की। जी हां दोस्तों, आर्ट स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेहद ही जबरदस्त सा सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये जो आपके सामने है ये हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का ही पीडीएफ है और इसी पीडीएफ को आप ग्रंथ मान करके चल सकते हैं। और दोस्तों, ये जो बुक है ये आपके बेहद काम आने वाली है। अगर आप इस टेक्स्ट बुक से भी आपकी पढ़ाई करते हैं तो महाराष्ट्र बोर्ड के हर बोर्ड एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन टाइप्स हो सकते हैं जिनके लिए आपको कोई रेफरेंस बुक या डाइजेस्ट वगैरह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसके नोट्स भी आपको लगातार देता रहूं। दोस्तों, जब बात आती है हिस्ट्री सब्जेक्ट की आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, तो यहां पर कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं देयर आर इन ऑल 12 चैप्टर्स। जी हां दोस्तों, 12 चैप्टर्स से ये इंडेक्स बना हुआ है। शुरुआत होती है रेनेसांस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस के साथ और अंत जो होता है वो है इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 12 चैप्टर्स हैं। हालांकि अगर आप देखें तो वेटेज वाइज हर एक का अपना महत्व है, हर एक का अपना वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। पहले चैप्टर से आज के इस सेशन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं और ये सेशन जो है बड़ा ही खास होने वाला है। यहां पर मैं आपको बता दूं, हम बात करने वाले हैं रेनेसांस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस के बारे में। और दोस्तों, ये चैप्टर का ही मैं आपको पहले वेटेज बता दूं। दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री आर्ट्स स्ट्रीम, कैरीज 10 मार्क्स। 10 मार्क का वेटेज है इस चैप्टर का और बेहद जबरदस्त सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है और आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए, रोक रुकावट के बिना शुरू करते हैं आज का लेक्चर, रेनेसांस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस। दोस्तों, ये एक नए दौर, एक नई शुरुआत, एक नए एरा के बारे में चैप्टर है। दोस्तों, रेनेसांस का मतलब ही होता है रीबर्थ। कहीं ना कहीं आपको समझना है कि यूरोप के अंदर एक नई शुरुआत हुई आफ्टर द एंड ऑफ मिडीवल पीरियड। ये एक ऐसा दौर है जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से नई बुनियादों को रखा गया, नए चीजों को लाया गया। दोस्तों, फिर वो रिलीजन हो, फिर वो अलग अलग डिस्कवरीज हो या साइंटिफिक या ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हम कह लें या साइंटिफिक इन्वेंशंस कह लें, हर क्षेत्र में कुछ नया हुआ है, हर क्षेत्र में कुछ नया आया है और इसी को रेनेसांस माना जाता है। कई सोच में बदलाव, कई ट्रेडिशंस में बदलाव, कई कल्चर के अंदर बदलाव हुए, साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर भी ढेर सारे बदलाव हुए। कई ज्योग्राफिक डिस्कवरीज हुई, नए नए जगहों को ढूंढा गया, खोजा गया और साथ ही साथ दोस्तों कहीं ना कहीं एक नए दौर में नए साइंटिफिक इन्वेंशंस भी हुए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो, इकोनॉमिक नेशनलिज्म हो, हर चीज को इस चैप्टर में बारीकी से हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेनेसांस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस की। एक कहानी के रूप में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे दूं कि ये एग्जैक्टली शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, एज द मिडिवल पीरियड इन यूरोप वाज नियरिंग इट्स एंड, इट सॉ एडवांसेस इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। यूरोपियंस डिस्कवर्ड अननोन लैंड्स एंड देयर वेयर मूवमेंट्स ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन। तो कहानी की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं मिडीवल पीरियड के अंत से हो रही है। ये एक ऐसा दौर है जहां पर नई खोज, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट, अलग अलग फील्ड ऑफ लाइफ में नई सोच के साथ लोगों का आगमन हो रहा है। लोग आ रहे हैं नई नई सोच के साथ, नए नए इन्वेंशंस के साथ। यूरोपियंस ने कई नई जगहों को खोजा और साथ ही साथ नई जगहों को, नए लैंड्स को ढूंढने के अलावा कई क्रांतिकारी आंदोलन, कई मूवमेंट्स भी यूरोप के अंदर देखे गए। दोस्तों, ये रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स थे जहां धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाने वालों को सबक सिखाने का काम जो है वो यूरोपियंस ने किया। कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में जो ठगबाजी हो रही थी उसे रोकने का काम यूरोपियंस ने किया और इसी को रिलीजियस रिफॉर्मेशन माना गया। द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न पीरियड वर लेड इन दिस पीरियड, हेंस दिस पीरियड इज कॉल्ड एज रेनेसांस, व्हिच मींस रीबर्थ। जी हां दोस्तों, रेनेसांस यानी रीबर्थ और इसकी ही शुरुआत जो है, इस मॉडर्न पीरियड की शुरुआत जो है इसी से होती है और इसीलिए इसे रीबर्थ यानी रेनेसांस कहा जाता है। इस पीरियड की खासियत की बात करें तो इन दिस पीरियड
The ancient Greek and Roman traditions of art, architecture, philosophy, etc. were revived. यानी कई ऐसी प्राचीन काल की चीजें थी जो ग्रीक सभ्यता या रोमन सभ्यता से जुड़ी हुई थी, उनका आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, कलाकृतियां हो या फिलॉसफी, इन सभी चीजों को रिवाइव किया गया, री इन्वेंट किया गया, नए तरीकों से ढाला गया और नई चीजों से पेश किया गया. However, Renaissance is not only the revival of ancient traditions. Renaissance also saw overall development in many fields and it proved to be the beginning of new era. यानी सिर्फ religious reformation हुआ या art architecture में reformation हुआ ऐसा नहीं है. ये एक ऐसा दौर है जहां हर क्षेत्र में ह्यूमन बीइंग ने रिवॉल्यूशन फैलाया. कहीं ना कहीं हर क्षेत्र के अंदर एक नया डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिला. और इसीलिए दोस्तों, दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा. चलिए शुरुआत करते हैं इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद पहले 1.1 सेक्शन के साथ, जो कहता है कहानी अबाउट यूरोपियन क्रूसेड्स एंड इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस. दोस्तों, कहानी जंग की है. कहानी है यूरोप के अंदर अलग अलग वॉर्स की और उनके होने वाले घातक परिणामों की. यूरोपियन क्रूसेड्स एंड इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस की जब बात आती है तो याद रखिए दो अहम नाम, या हम कह लें दो अहम शहरों के नाम आपको याद रखने हैं. जेरूसलम एंड याद रखिए दूसरा नाम बेथलेहम. जी हां, जेरूसलम और बेथलेहम ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हैं, सिटीज हैं, जो कि बहुत ज्यादा पाक, हम कह सकते हैं होली, स्पिरिचुअल, या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा ही जो हैं धार्मिक रूप से ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स इन दो शहरों को बेहद ज्यादा अपने दिल के करीब मानते हैं. These cities were under Islamic rule in the 11th century. Several wars were fought by the Christians in Europe in the 11th century to regain hold on these cities. यानी दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार की है कि जेरूसलम और बेथलेहम जो हैं, ये जो दो शहर हैं मुख्य रूप से, ये ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण थी. यहां पर इस्लामिक रूल था, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्रिश्चियंस जो थे वो अपना होल्ड फिर एक बार इन दो शहरों पर काबिज करना चाहते थे. इन दोनों पर कब्जा करके इनके ऊपर अपना अथॉरिटी स्थापित करना चाहते थे. क्रिश्चियंस ने जो सेवरल वॉर्स लड़े इन दोनों जगह को जीतने के लिए और अपना प्रस्थापित करने के लिए साम्राज्य, इन वॉर्स को ही हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं. दीज वॉर्स आर नोन एज क्रूसेड्स. तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए कि क्रूसेड्स क्या है एग्जैक्टली, तो आपको ये पैराग्राफ जो है इसी में आंसर मिल जाता है. आंसर बड़ा ही सरल सा है. जेरूसलम एंड बेथलेहम आर द टू सिटीज व्हिच आर कंसिडर्ड holy by the Jews, Christians and Muslims. These cities were under Islamic rule in the 11th century. Several wars were fought by the Christians in Europe in 11th century to regain hold on these cities. These wars are known as crusades. यानी जो Christians ने जेरूसलम और बेथलेहम को जीतने के लिए या फिर उसे होल्ड हासिल करने के लिए जो लड़ाइयां लड़ी इस्लामिक रूल के खिलाफ, उसी को क्रूसेड्स के नाम से जाना जाता है. दोस्तों, चलिए अब वॉर्स के ही पक्ष और विपक्ष को समझ लेते हैं. शुरुआत करते हैं सपोर्टिंग द क्रूसेड्स. वॉर जब हो रहे थे तो कई लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे और यूरोप के अंदर जो कॉमन पीपल था, कॉमन जो लोग थे, वो स्पेसिफिकली इसका सपोर्ट कर रहे थे. The common people in Europe were highly inspired by the idea of being part of the wars which were fought for the cause of religion. Yes, ज्यादातर लोग इसे धर्म की लड़ाई समझ रहे थे और धर्म की लड़ाई के ऊपर अपना पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी मान रहे थे और इसीलिए सारे कॉमन पीपल इस जंग में शामिल होने के लिए इंस्पायर्ड फील कर रहे थे. पोप, जो हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है, जिन्हें कैथोलिक चर्च के हाईएस्ट अथॉरिटी पोप ने अनाउंस कर दिया था दैट दोज हु फॉट इन अ क्रूसेड would be forgiven in their sins of their sins and would immediately go to heaven. यानी भैया ऐलान ही कर दिया था पोप ने, जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो पोप थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि यार जो इन वॉर्स में हिस्सा लेंगे, जो लोग इन क्रूसेड्स का हिस्सा होंगे, उन्हें ऊपर वाला माफ कर देगा, उनके सारे पाप धुल जाएंगे
और वो इमीडिएटली स्वर्ग सिधार जाएंगे। आहा, देखिए कहानी कैसी है और किस तरह से रिलीजियस चीजों का फायदा उठा करके किस तरह से लोगों को भड़काया जाता है, उसकी एक झलक भी आपको यहां देखने मिलती है। अब यहां पर कैथोलिक चर्च के पोप ने तो यह ऐलान कर दिया कि यार जंग में हिस्सा लो, जंग रिलीजन को बचाने के लिए है, रिलीजन के लिए है, तो आप जो भी इस जंग में हिस्सा लेंगे उन्हें जरूर माफी मिलेगी, उन्हें माफ कर दिया जाएगा और स्वर्ग में उनकी डायरेक्ट एंट्री फिक्स हो जाएगी। जी हाँ, देखिए डायरेक्ट टिकट दे रहे हैं भाई पोप। दिस लेड टू स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन। जी हाँ, हमारी भीड़ तो यार उत्साहित होती है। आज भी हमारे देश में दंगे होते हैं, तब भी यही होता है, अरे यार अपने आदमी को मारा है, कैसे यार, लड़ो 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 मरो, यही करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में कई गलत चीजें भी हम कर बैठते हैं जाने अनजाने में, और इससे हमें बचना चाहिए। हुआ यूं कि पोप के कहने पर एक स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन लोगों का दिखाई दिया और क्रूसेड्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। Besides, the social political circumstances in Europe were also among the causes for beginning of these wars। यानी सिर्फ ये सामाजिक कारण नहीं थे दोस्तों, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कारण भी थे, और वही इसका जड़ है। ये आपको अब अगले कुछ पैराग्राफ्स में समझने वाला है दोस्तों। हर चीज के पीछे पॉलिटिक्स तो छुपी होती ही है, और यहां पर भी इन क्रूसेड्स इन वॉर्स के पीछे कुछ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस भी थे, सिर्फ सामाजिक नहीं, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस भी। क्या थे? तो यहां पर आप देख सकते हैं, रोमन एम्परर्स वर ट्राइंग टू ब्रिंग द रीजन्स ऑफ सीरिया एंड एशिया माइनर अंडर देयर रूल। रोमन एम्परर्स जो थे वो चाहते थे कि यार सीरिया का इलाका और एशिया माइनर का जो इलाका है वो उनके कंट्रोल में आ जाए। साथ ही साथ जो रिच मर्चेंट्स थे वेनिस और जेनोवा के, वो भी two trading centers in Italy, they wanted to establish their trade in the Central Asian marketplaces। वो चाहते थे कि उनका व्यापार बढ़े, वो चाहते थे कि यार और ज्यादा ट्रेड हो, और सेंट्रल एशियन मार्केट पर कब्जा जमाना चाहते थे। Thus, the Crusades were supported by the rulers and rich traders in their own interest। यानी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, अपने लालच को फुलफिल करने के लिए, अपने ट्रेड को एक्सपांड करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए रिच मर्चेंट्स ने और रोमन एम्परर्स ने पॉलिटिकली स्ट्रैटेजिकली इन क्रूसेड्स को सपोर्ट किया। इन वॉर में लोगों को हिस्सा लेने के लिए भड़काया भी। कहीं ना कहीं उनका अपना इसमें इंटरेस्ट था, अपना इसमें लालच था। उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। इसी के साथ शुरू हुआ पहला क्रूसेड यानी पहला वॉर। द फर्स्ट क्रूसेड स्टार्टेड इन 1096 CE, that is Common Era. While giving a call for the Second Crusade, Pope Ignatius III sought help from the French King Louis VII and the German King Conrad III. Ultimately, the Crusaders were defeated by the Turks। यानी कुल मिलाकर के ये जो काम था, ये जो वॉर वाला जो हिस्सा था, ये शुरुआती दौर में उतना ज्यादा सफल यूरोपियंस को सफलता यहां पर नहीं मिली और टर्क्स ने इन्हें हरा दिया। 1187 के अंदर इन 1187 CE, सलादिन द सुल्तान ऑफ इजिप्ट डिफीटेड द क्रूसेडर्स बाय कॉन्करिंग जेरूसलम। यानी एक और बार शिकस्त जो है हासिल हुई, मात जो है हासिल हुई। लेकिन क्रूसेड्स जो हैं वो थमे नहीं, रुके नहीं, डटे रहे। बार बार क्रूसेडर्स जो थे वो आगे बढ़ते रहे। दोस्तों फिर एक बार दोहरा दूं, द फर्स्ट क्रूसेड स्टार्टेड इन 1096 CE, और इसी के बाद तुरंत सेकेंड क्रूसेड हुआ। पोप इग्नियस III ने जो है फ्रेंच किंग लुइस VII की मदद लेते हुए, साथ ही साथ जर्मन किंग कॉनराड की मदद लेते हुए क्रूसेड्स को लड़ा। अल्टीमेटली क्रूसेडर्स को हारना ही पड़ा, टर्क्स ने उन्हें हरा दिया। और फिर इन 1187 CE 1187 के अंदर अगर हम बात करें तो यहां सलादिन जो थे सुल्तान इजिप्ट के, उन्होंने जो है क्रूसेडर्स को हराया बाय कॉन्करिंग जेरूसलम। तो यहां पर फिर एक बार क्रूसेडर्स हारे। हाउएवर रुके नहीं वो। हाउएवर द क्रूसेड्स डिड नॉट स्टॉप आफ्टर दैट। इन द कोर्स ऑफ टाइम टोटली 9 क्रूसेड्स वेर लॉन्च्ड। Despite the Crusades, Jerusalem and the region around it remained under the control of Islamic rule। तो 9 बार ये लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन फिर भी अलग अलग दौर में, अलग अलग दशकों के अंदर जेरूसलम पर आज भी जेरूसलम पर इस्लामिक रूल जो है वो बना रहा। उन्होंने कंट्रोल को कभी
नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं इतनी क्रूसेड्स, इतने वॉर के बाद भी जेरूशलेम एंड द रीजन अराउंड इट रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ इस्लामिक रूल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पहला 1.1 का ये शुरुआती सेक्शन जो है आपको समझ में आ गया होगा। यूरोपियन क्रूसेड्स कैसे थे, किस तरह से शुरू हुए, रिलीजियस रूप कैसे इसको दिया गया, और अब किस तरह हार मिलने के बाद कैसे आगे कहानी बढ़ती है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कुछ कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ क्रूसेडर्स। क्यों हारे ये क्रूसेडर्स, क्या रीजंस थे कि इनको शिकस्त खानी पड़ी, इनको हार माननी पड़ी। दोस्तों, द फेलियर ऑफ द क्रिश्चियन क्रूसेडर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एटीट्यूड ऑफ द पोप एंड द यूरोपियन रूलर्स हु इनिशिएटेड द क्रूसेड्स मेनली फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। तो कहानी का सबसे बड़ा कैच तो यही है, क्रूसेडर्स जो थे ये हारे इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पोप जो हाईएस्ट अथॉरिटी थे चर्च के, और जो रोमन एम्परर्स थे और यूरोपियन रूलर्स जो थे, रिच मर्चेंट्स वगैरह, इन सब का अपना अपना लालच था। ये लड़ाइयों के पीछे, ये जंग के पीछे इनका अपना स्वार्थ होने की वजह से जो लोगों का भरोसा था वो जो था उठता जा रहा था। कहीं ना कहीं दोस्तों यही सबसे बड़ा फेलियर का रीजन माना जाता है। Besides the other factors like common people losing faith, rift between the Pope and the European kings, dispute between the Pope and German Emperor, non-cooperation by the Emperor of Byzantium also caused the failure of the Crusades. तो कहीं ना कहीं आपस में मतभेद, लोगों का भरोसा खो जाना, आपस में रिफ्ट यानी झगड़े, दरार, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, पोप का यूरोपियन किंग्स के साथ तू मैं करना, ताकझाक करना, नॉन कोऑपरेशन। कहीं ना कहीं जर्मन एम्परर ने भी पोप को झटकार दिया, फटकार दिया, और जर्मन एम्परर के साथ भी पोप के डिस्प्यूट्स हो गए। साथ ही साथ बाइजेंटियम के जो एम्परर थे उन्होंने तो भैया सीधे सीधे क्रूसेड से इनकार ही कर दिया था, कोई कोऑपरेशन नहीं किया था। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से क्रूसेड्स जो हैं ये पूरी तरह से फेल हो गए। चलिए अब नजर डालते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पर, जो इफेक्ट्स होते हैं, जो आफ्टरमार्क्स होते हैं इन क्रूसेड्स के, क्या झटके महसूस हुए। दोस्तों कई इतिहासकार हैं, कई जानकार हैं, और सबकी अपनी अपनी सोच है। सम हिस्टोरियंस फील दैट क्रूसेड्स लेड टू द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। जी हां दोस्तों, इतिहासकार अपनी अपनी बातों को कहते हैं, अपने अपने तौर तरीकों से कहते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये समझना होगा दैट यहां पर भी इतिहासकार जो हैं अपनी सोच को आगे रखते हुए बहुत ही जबरदस्त सा स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी हां, बहुत ही जबरदस्त सा स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि यार क्रूसेड्स के बाद यूरोप के अंदर फ्यूडलिज्म का अंत हो गया। फ्यूडलिज्म यानी एक डोमिनेंट सोशल सिस्टम जो मिडिवल यूरोप में चलता था, जहां पे जो राजा महाराजा थे, जो एम्परर्स थे, जो पोप थे, वो पूरी तरह से डोमिनेंट बिहेव करते थे। कहीं ना कहीं इस डोमिनेंट गिरी का अंत हुआ। ये जो सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करता था मिडिवल यूरोप में, जहां पर पूरी तरह से कंट्रोल जो है कुछ ही लोगों के हाथ में था, उसका खात्मा। पीपल बिगैन टू लूज फेथ इन पोप। लोगों का पोप पर से भरोसा उठने लगा। The contact with the regions in Central Asia led to the increased trade, and the new avenues were opened for the new cities, for the cities in Italy and Germany. यानी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स, कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिले। सेंट्रल एशिया के अंदर जो कंट्रोल था उसकी वजह से जो नए शहर जो हमने खोजे थे, जो सेंट्रल एशिया के अंदर जो इंक्रीज ट्रेड था हमारा, ये न्यू एवेन्यूज वर ओपन फॉर द सिटीज ऑफ इटली एंड जर्मनी। It saw the rise of a new class of traders, यानी कहीं ना कहीं एक नए लेवल के ट्रेडर्स भी जो है उभर करके आगे आने लगे। साथ ही साथ the European warfare went through many changes. European nations acquired expertise in building forts, managing the forts as military outposts, building bridges for moving the army from one place to another, destructions of the enemy's routes, etc. कहीं ना कहीं दोस्तों हमने यूरोप के अंदर यह भी देखा कि वॉरफेयर में बहुत जबरदस्त प्रगति यूरोपियंस करने लगे थे। किले बनाना, उसे मैनेज करना, मिलिट्री आउटपोस्ट क्रिएट करना, और साथ ही साथ बड़े बड़े ब्रिजों का निर्माण करना, यह भी बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा यूरोपियन वॉरफेयर में बदलाव देखा गया। दोस्तों यूरोपियन किंग्स
levied new taxes as well, which were directly added to the royal treasury. कहीं ना कहीं राजाओं ने जो था अननेसेसरी टैक्सेस का बर्डन बढ़ा दिया लोगों के ऊपर, और ये जो टैक्सेस का बर्डन था ये लोगों पर था, और ये लोगों से वसूल करके सीधे सरकारी खजाने में यानी रॉयल ट्रेजरी में डाल दिया जाता था। दोस्तों, यूरोपियंस वेर इंट्रोड्यूस्ड टू न्यूअर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स, परफ्यूम्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग, शुगर, सिल्क एंड कॉटन, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल हर्ब्स एंड सो ऑन। यानी कहीं ना कहीं नई नई चीजों की खोज भी यहां पर होने लगी थी। During the prolonged times of crusades, Europeans came into contact with Arabs and got introduced to several new subjects. कहीं ना कहीं अरब्स के साथ ये जो दोस्ती थी ये गहरी थी और लंबे समय तक रहने वाली थी, ऐसा महसूस हो रहा था। Europeans adopted many Arabic words used in alchemy, music and commerce. तो कई नई नई चीजों का इंट्रोडक्शन भी अरब्स के साथ मिल करके किया गया। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सिक्वेंसेस आप समझ पाए होंगे। पोप पे से भरोसे का उठ जाना, नए नए शहरों का निर्माण, नए एवेन्यूज फॉर ट्रेड एंड बिजनेस, इसके अलावा वॉरफेयर में तगड़ा डेवलपमेंट, टैक्सेस की वसूली, और आखिर में यहां पर हमने देख लिया नई नई खोज अरब्स के साथ मिलकर के। उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर के अंदर क्रूसेड्स क्या है ये समझ आया होगा, क्रूसेड्स का फेलियर क्या है ये समझ में आया होगा, किस तरह से और क्यों, क्या कॉजेस थे क्रूसेड्स के फेल होने के समझा होगा, और आखिर में अभी अभी आपको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रूसेड्स भी समझ आ गए होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं रोक देते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और बातें जानेंगे। आज हमने क्रूसेड्स के बारे में, उसके कॉजेस के बारे में और फेलियर के बारे में जाना है। अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे 1.2 की, जहां हम जानेंगे रेनेसांस पीरियड इन यूरोप। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस लेक्चर को पहुंचाइए, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।